नमस्कार बच्चों। हमने बात कर ली है पिछले अपने लेक्चर में आपसे बोर के परमाणु मॉडल की पार्ट 2 कक्षा 11 के पाठ्यक्रम को हम कर रहे हैं। आज हमारा दूसरा टॉपिक है पार्ट 2 का, इसका नाम है कोश और उपकोश की अवधारणा। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो कोश होता है उसकी एक लाइन स्पेक्ट्रम में आई जिसको हमने एक साधारण स्पेक्ट्रम कहा, और उस स्पेक्ट्रम को जब हमने अधिक आवर्धन क्षमता के माइक्रोस्कोप से देखा तो वह लाइन अनेक लाइनों में विभक्त थी। इसके बारे में जानकारी बोर को नहीं थी। उस एक लाइन से कोश की परिभाषा तो निकल के आती थी कि एक कोश है तो उसकी एक ऊर्जा है, लेकिन अगर वह कुछ छोटी छोटी लाइनों में विभाजित हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वह जो पूरा कोश है वो छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटा रहता है। तो उससे निर्माण होता है उपकोशों का। वैज्ञानिक हुए सोमरफेल्ड। क्या नाम था? सोमरफेल्ड। सोमरफेल्ड इन्होंने भी इसके बाद एक परमाणु मॉडल दिया। क्योंकि हमारे कोर्स में इस वक्त इस परमाणु मॉडल पढ़ने का नहीं है, लेकिन इसी से उपकोश की अवधारणा डेवलप हुई। सोमरफेल्ड ने हमें बताया कि ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं, ये लाइनें जो एक कोश है वो छोटे छोटे उपकोशों में बटा है, जिन्हें हम SPDF के नाम से जानते हैं। SPDF ये उपकोशों के नाम दिए गए, इनकी वे लाइनें हैं। साथ साथ उसने एक बात और बताई। उसने कहा प्रत्येक कोश में जो उपकोशों की संख्या है वह कोश की संख्या के बराबर होती है। कोश की संख्या का मतलब क्या है? जैसे कल मैंने आपसे बात की थी n बराबर 1, 2, 3, 4। तो K कोश है, L कोश है, M कोश है, N कोश है। ये हमने कल बोर के परमाणु मॉडल में कोश की अवधारणा वास्तव में हमने कर ली थी। तो उसका कहना था कि ये जो उपकोशों की संख्या है ये भी कोश की संख्या के बराबर है। माने अगर किसी कोश की संख्या 1 है तो उसमें केवल एक उपकोश होता है S, उनका होता है S। और अगर उसकी 2 है तो एक उसमें S होगा और एक होगा P, 2 होंगी। और अगर वह n बराबर 3 है तो उसमें S उपकोश होगा, एक P उपकोश होगा और एक होगा D उपकोश। और अगर n बराबर 4 है तो उसमें चारों उपकोश पाए जाएंगे S, P, D, F। और अभी तक ऐसे परमाणुओं की खोज नहीं हुई है जिससे कि हमें इन 4 के अलावा अन्य उपकोशों की आवश्यकता पड़े। और अगर आवश्यकता कभी पड़ेगी तो उसकी अजम्पशन की गई है, परिकल्पना की गई है कि वह जो अगला कोश मान लीजिए O है और ये 5 नंबर आ जाता है तो SPDF अगले कोश का नाम रखा जाएगा G। ठीक है, तो ये हमारे कोशों के उपकोशों की बात हो गई कि कोश और उपकोश किस प्रकार से धारणा बनाई गई। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये इसके आधार पर एक आधुनिक परमाणु मॉडल दिया गया। कौन सा दिया गया? आधुनिक परमाणु मॉडल। एक साइंटिस्ट हुए हैं श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने हमें आधुनिक परमाणु मॉडल बताया। आधुनिक परमाणु मॉडल, यह जो मॉडल था एक तरंग सिद्धांत पर आधारित था। तरंग सिद्धांत पर। तो श्रोडिंगर ने हमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके पाए जाने, इस समीकरण से हमें 2 चीजें पता लगती हैं। एक तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कहाँ अधिकतम होती है। नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम प्रायिकता किस स्थान पर अधिक है। दूसरा, वह नाभिक से कितनी दूरी पर है। इसके समीकरण है जो हमारे कोर्स में नहीं है, उससे हम आयाम निकाल लेते हैं। वैल्यू होती है साई और साई स्क्वायर। साई की वैल्यू से हमें निकलता है, आपको केवल बताने के लिए बताया जा रहा है, साई से हमें आयाम निकलता है, मतलब नाभिक से इलेक्ट्रॉन की कितनी दूरी है। और साई स्क्वायर हमें बताता है कि उस दूरी पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की कितनी प्रायिकता है, संभावनाएं हैं। और उस संभावना से बन जाता है हमारा क्या?
संभावना से हमारे निर्माण होती है एक कक्षक की, जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल, इसे हम हिंदी में कक्षक कहते हैं। कल मैंने आपको ऑर्बिट और कक्षा बताई थी, लेकिन यह है ऑर्बिटल और कक्षक। ये सबसे छोटी हमारी इकाई है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अवस्था की। तो सबसे पहला हमारा ऑर्बिटल किसे कहते हैं? आपके नोट्स में मैंने आपको दिया है। ऑर्बिटल नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले वे त्रिविम क्षेत्र, थ्री डायमेंशनल स्पेस, जिसकी एक्स वाई जेड 3 अक्ष होती हैं, वे त्रिविम क्षेत्र जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, माने इलेक्ट्रॉन वहीं पाए जाएंगे, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को हम ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे मैं एक बात करता हूँ कि जैसे एक हिंडोला होता है, जॉइंट व्हील जिसे आप कहते हैं, बिजली का चलने वाला हिंडोला, बड़ा हिंडोला, जब आप किसी प्रदर्शनी मेले में जाते हैं, फेयर में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि एक बड़ा हिंडोला होता है, एक बड़ा जॉइंट व्हील होता है, उसके अंदर ये पूरा एक जॉइंट व्हील हो गया। जॉइंट व्हील को समझते चलिएगा, ये एक जॉइंट व्हील है जो घूमता रहता है, और इस जॉइंट व्हील पे मान लीजिए इस प्रकार से लगे हैं वे डिब्बे जिन पर हम बैठते हैं, और इन डिब्बों के अंदर लगी हैं सीट, ठीक है, और ये घूमता रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये हमारा एक पूरी कोश हो गई, कक्षा, और उस कक्षा में जो डिब्बे बनाएंगे ये हमारे, ये हो गई हमारी कक्षा, हिंडोले की पूरी लाइन, ये हमारा उपकोश, और ये जो हमने इसके अंदर सीट बनाई ये हो जाती है हमारी कक्षा। क्योंकि हिंडोले में जो भी व्यक्ति झूलने वाला है उसके पाए जाने की अधिकतम संभावना इस सीट पर होती है। इस पर होती है, इस सीट पर होती है। तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जहां अधिकतम होती है, आप बहुत आसान सी परिभाषा याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जहां अधिकतम होती है उस स्थान को हम कक्षक कहते हैं। और ये त्रिविम क्षेत्र होते हैं, थ्री डायमेंशनल, सारे क्षेत्र हमारे त्रिविम क्षेत्र ही होते हैं। एक्स वाई जेड तो हमारी कोई भी सरफेस होती है, ठीक है, लेकिन अगर हम कोई भी गोल सरफेस देते हैं तो उसमें भी हमारा थ्री डायमेंशनल होता है। थ्री डायमेंशनली जो कक्षक है ये ऑर्बिटल की आपकी परिभाषा हो गई। और 4 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, मैंने अभी भी आपको बताए थे, एस पी डी एफ, इन्हीं को उपकोश कहते हैं और इन्हीं को हम ऑर्बिटल कहते हैं। इस उपकोश का नाम एस हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है, एफ हो सकता है, और चूंकि इसमें उपस्थित सीट है तो उस सीट को हम एस ऑर्बिटल कहेंगे, माने इससे पता लगता है एस उपकोश का कक्षक, ठीक है। तो ऑर्बिटल भी हम एसपीडीएफ से प्रदर्शित करते हैं, और साथ में हम उपकोश को भी एसपीडीएफ से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अब चूंकि ऑर्बिटल हमारा 3 डायमेंशनल है तो उसकी अवस्थाएं अलग अलग हो जाती हैं। एस तो हमारा गोलाकार होता है, एस ऑर्बिटल हमारा कैसा होता है? गोलाकार। और पी ऑर्बिटल हमारा होता है डंबल के आकार का। डी ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल की बात चल रही है कक्षक की, ये होता है डबल डंबल की तरह, इस प्रकार से। और एफ ऑर्बिटल की जो संरचना है वो जटिल संरचना है, उसका हम नाम नहीं दे सकते। ऐसा माना जाता है जैसे ऊन का उलझा हुआ गोला है, उस प्रकार से एफ ऑर्बिटल की एक संरचना बन जाती है जिसको हम कोई नाम नहीं दे सकते। उसके लिए हमने नाम प्रयोग किया है जटिल संरचना है। तो एस ऑर्बिटल हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया और डी ऑर्बिटल हो गया। और आपको बताएं एक ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल को हम जब प्रदर्शित करते हैं तो साधारणतः एक छोटी आयत से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से। ये ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल में पाए जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। एक ऊपर की तरफ तीर से प्रदर्शित करते हैं और एक नीचे की तरफ। ये इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित किया जा रहा है। आप जो मैं बातें बता रहा हूँ याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित किया जा रहा है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं। तो एस ऑर्बिटल में जो हमारे एस ऑर्बिटल की संख्या है, एस ऑर्बिटल की संख्या हमारी बच्चों केवल एक ही है, और इसमें कुल इलेक्ट्रॉन हमारे 2 ही होते हैं।
p ऑर्बिटल की हमारी संख्या 3 है। कितनी है? 3। एक ऑर्बिटल को हम कहते हैं px, एक को हम कहते हैं pz, एक को हम कहते हैं py, और दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। एक ऑर्बिटल में दो ही ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम s के बाद p उपकोष की बात कर दें तो पूरे उपकोष में ये पूरा 3 ऑर्बिटल से बना है। तो 1 2 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे किसमें? p उपकोष में। और ये s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर d की संख्या होती है 5। 1 2 3 4, 2 इसमें होते हैं, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। और इनके भी नाम हैं। इनके नाम है, पहले वाले को हम कहते हैं dx² - y², दूसरे वाले को कहेंगे हम dxy, बीच वाले को हम कहेंगे dz², और इसके बाद कहेंगे dxz, और लास्ट को कहेंगे हम dyz। इस तरह से 5 होते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 10। तो s उपकोष में इलेक्ट्रॉन है 2, p में है हमारे 6, और d में हो जाते हैं हमारे 10 इलेक्ट्रॉन d उपकोष में। और f उपकोष में 7 ऑर्बिटल होते हैं, और 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन। कितने? 14 इलेक्ट्रॉन किसमें? f उपकोष में। और इनके नाम दिए गए हैं, लेकिन वो बहुत जटिल होने के कारण हम आपको नहीं बताएंगे, और नहीं आपको इसकी आवश्यकता है कि आप इसे याद करें। केवल याद रखें 7 ऑर्बिटल होते हैं f में, और कुल 7 ऑर्बिटल, ये 5 ऑर्बिटल, ये हमारे 3, और ये 1 ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऑर्बिटल की संख्या अगर हम ध्यान रखेंगे तो 1 3 5 7 2 छोड़ के है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 छोड़ के, इसके दुगने करते जाएंगे। एक देखो ऑर्बिटल हो गया 1 3 5 7, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दुगनी 2 6 10 14। तो पूरा उपकोष, ये जो आपको मैंने बताया हिंडोले में, ये एक में 2 सीटें हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, एक में 3 सीटें हैं। ऐसा हिंडोला होता तो नहीं है, लेकिन ये हमने एक अजम्पशन की है इस प्रकार से कि आप ऐसे समझ सकते हैं s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल को, और उपकोष भी आपको समझ में आ गए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है ऑर्बिटल में कि आपने मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन के चारों ओर, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। जैसे हमने ये बनाया, ये अक्ष बनाए हमने, ये x, ये z और ये y, और हमें px बनाना है। px का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं। जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है x अक्ष पर, वो इतनी अवस्थाओं में या इतनी दूरी में पाया जाता है। तो ये एक घनत्व है, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई हमारी जगह इस तरह की, ये पाए जाने की प्रायिकता है कि यहाँ वो अधिकतर पाया जाता है। तो उसी पाए जाने के आधार पे हमने इसका आकार, जब इसको लाइन दी तो हमने देखा एक डंबल की तरह आया, और चूंकि ये x अक्ष पे इसलिए px नाम दिया। और अगर y अक्ष पे बनाएंगे हम इसी डंबल को तो इसका नाम py हो जाएगा, और z पे बनाएंगे तो pz हो जाएगा। इसी प्रकार से d के भी होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जहाँ अधिकतम होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ऑर्बिटल कहते हैं। 4 प्रकार के s p d f। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते, जिनके चक्रण माने जिनकी जो दिशाएं हैं वो अलग अलग होती है, ठीक है। दूसरी बात अब करेंगे हम उपकोष की। उपकोष की बात भी मैंने आपको इसमें साथ साथ कर दी है। ऑर्बिटलों से बनकर उपकोष बनते हैं, ऑर्बिटलों से मिलकर क्या बनते हैं? उपकोष बनते हैं। या एक मुख्य ऊर्जा स्तर माने एक उपकोष छोटे छोटे उप ऊर्जा स्तरों में बटा रहता है, जिन्हें हम उपकोष कहते हैं, और इनके नाम भी SPDF हैं। क्या है? SPDF। ऐसे याद रखें, SPDF। और इनमें ऑर्बिटलों की संख्या 1 3 5 7, और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 10 6 10 14। 4 4 बढ़ाएंगे। ऑर्बिटल की बात हो तो 2 2 बढ़ाएंगे। इन्हीं 4
उंगलियों से हम याद रखते हैं SPDF, ठीक है। और इनके ऑर्बिटल 1 3 5 7, इनके इलेक्ट्रॉन 2 6 10 14। और आपको बताएं एक आएगी अभी आगे आने वाली है द्विगंशी क्वांटम संख्या L, उसके मान भी यहाँ से 0 1 2 3 यही से आ जाएगा। 0 शुरू कर लेंगे, 0 1 2 3, इसको आपने S कहा, इसको आपने PDF, तो L के मान भी यहाँ 0 1 2 3 आपको याद रहेंगे। अभी आगे आपको और समझ में आने वाला है, फिलहाल हमें ये समझना है। तो उपकोष जो होते हैं वो भी SPDF होते हैं, और उपकोषों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है कोश। उपकोष की जो मैंने आपको बताई, उपकोष की जो संभावना जो हमें अभिधारणा दी वो किसने दी? उपकोष की अभिधारणा हमें सोमरफेल्ड ने दी है, और कक्षक की अभिधारणा हमें किसने दी है? श्रोडिंगर ने दी है। और कोश की अभिधारणा हमें दी थी बोर ने। किसने दी थी? बोर ने, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने बताया था प्रत्येक नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं पाई जाती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है। क्या होता है? h/2π का पूर्ण गुणित। उनमें क्या पाए जाते हैं? उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिन्हें मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश कहते हैं। और कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा 2n² होती है, माने अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 है। माने पहली कक्षा है तो इलेक्ट्रॉन होंगे 2, n का मान 1 रखो, 1 एकम 1 गुना जगह ऐसे रख देंगे 1 गुना 1, 1 एकम 1, 1 दूनी 2। तो k कोश में इलेक्ट्रॉन L M N, k कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, L में यहाँ गुना 2 दूनी 4 और दूनी 8। और 3 का करेंगे, n का मान बदल रहा हूँ, 3 तिया 9 और दूनी 18 और 4 चौक 16 दूनी 32। तो इस प्रकार से किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। आशा करता हूँ आपको कोश, उपकोश और कक्षक की अभिधारणाएं क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आप इसे अपने जो नोट्स हैं उन्हें लिख लीजिए, एक बार लिखिए, फिर उसके बाद वीडियो पूरी जरूर सुनिए। बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ व्यूज आ रहे हैं 25, और वीडियो है कितने मिनट की? 25 मिनट की। तो 25 गुना 25 625 मिनट आनी चाहिए व्यूज की, लेकिन व्यूज आ रहे हैं केवल 75 मिनट। इसका मतलब एक बच्चा केवल 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देख रहा है। इसे आराम से देखो, पहले नोट्स उतारो और नोट्स देखते जाओ, और जो नई बातें, बहुत सारी बातें हम केवल वीडियो में बताते हैं, उन्हें आप बराबर में नोट करते जाओ कि ऐसा भी होता है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।